नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले राजधानी से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर यह कि कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला हो गया है। भूपेश बघेल सरकार ने फैसला लिया है। ट्रांसफर पर 2 साल से लगा बैन हटाने का यह फैसला लिया गया है। ट्रांसफर के लिए नियम और शर्तों के साथ यह आदेश जारी हो चुका है और इससे पहले कैबिनेट की अनुशंसा पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने उसका अनुमोदन किया था और यह बड़ा फैसला ले लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर पर 2 साल से बैन लगा हुआ था जिसको हटाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। और रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एक बार फिर से जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं और 3 नए मरीजों में संक्रमण पाया गया है। रायगढ़ शहर में 2 और घरघोड़ा में 1 व्यक्ति स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाया गया है। खरसिया ब्लॉक में पहले ही 2 संक्रमित मिल चुके हैं। कुल मिलाकर 5 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं। सीएमएचओ ने इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही स्वाइन फ्लू के संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो यह संख्या काफी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों की अनदेखी हो रही, लापरवाही से बाजार में घूम रहे हैं लोग और इसकी वजह से वजह इसकी बताई जा रही है। रायगढ़ से हमारे सहयोगी हरपाल जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी हरपाल? जी, रायगढ़ में देखिए लगातार स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना के मामलों से अभी तक रायगढ़ या प्रदेश उबरा नहीं है, लेकिन लगातार स्वाइन फ्लू के मामले अब उसी रफ्तार से बढ़ रही है। लगभग सप्ताह भर पहले ही रायगढ़ में कोरोना के 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई थी और आज स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 3 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह से रायगढ़ में 5 स्वाइन फ्लू के मामले आ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो बाजारों में लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो गाइडलाइन जारी करती है, स्वास्थ्य विभाग के जो नियम बनाए गए हैं उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। अभी भी बाजार में लोग बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग किए बगैर ही घूमते दिख रहे हैं। आज जो नए मरीज सामने आए हैं संक्रमितों की, उसमें से 2 रायगढ़ शहर के ही हैं। रायगढ़ शहर में भले ही चौक चौराहों पर, बाजार पे जो लोग हैं लापरवाही दिखा रहे हैं, लेकिन संक्रमित शहर से ही सामने आ रहे हैं तो इससे खतरा और बढ़ जाता है। लोगों में कहीं न कहीं लापरवाही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1 मरीज जो मिले हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण दर काफी कम है, लेकिन अगर घनी आबादी वाली शहर क्षेत्रों में अगर संक्रमण बढ़ता है तो ये कहीं न कहीं आंकड़े जो है वो काफी भयावह हो सकते हैं, क्योंकि रायगढ़ शहर में ही 2 मिले हैं और इससे पहले खरसिया के शहरी क्षेत्र में 2 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया हरपाल आपका इस जानकारी के लिए। इधर कवर्धा में पिपरिया थाने के खैरबार गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। नदी में बाढ़ आने की वजह से 11 लोग फंसे थे। जिले के कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद रहे। नगर सेना की मदद से रेस्क्यू टीम ने लोगों को बाहर निकाल लिया। वहीं खबर मुंगेली से भी यहां पर बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सूरी घाट स्कूल में रुकने और खाने की व्यवस्था भी इनकी कर दी गई है। प्रशासन ने रुकने और खाने की व्यवस्था यहां लोगों के लिए की है। कुछ लोग लेकिन अब भी बाढ़ में डूब रहे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को समझाइश दी है। आगर नदी में लगातार बाढ़ आई हुई है और 6 से अधिक गांव इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। उधर मुंगेली में लगातार बारिश होने की वजह से शहर के निचली बस्तियों में बाढ़ सी आ गई है। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। सुभाष वार्ड, तिलक वार्ड, कबीर वार्ड समेत कई ऐसे वार्ड हैं जिनके सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने से खाने पीने का सामान समेत घर का सारा सामान खराब हो गया है। प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिलने की वजह से बाढ़ प्रभावित लोगों में गुस्सा है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। नगर पालिका का दावा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। से पानी गिर रहे हैं तो 2 दिन से घर में पूरा पानी भर गए हैं और अभी तो खैर डिप्टी कलेक्टर का फोन आया सर 2 मिनट पहले कि अब बचाव के लिए आ रहे हैं, राहत कार्य के लिए करके। और पानी गिरेंगे सर तो रहने की जगह नहीं है। बाकी बुजुर्ग तो निकाल नहीं पाए हैं सब जन। अब पूरा जितना सामान तो पूरा फल गए, कोई सामान नहीं बचे घर का, खाने पीने से लेके सोने का तक का नहीं है। आधा से ज्यादा भरा हुआ है।
आधा से ज्यादा भरा है, पूरा बर्बाद है। आप कोई भी जाके देख सकते हैं, घर अंदर घुस के बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। पूरा ना 11 बजे रात तक के घर निकले नहीं मेरे, और पूरा डूबे, पूरा मोर तो 40 किलो चावल है डूब गए, जा देख ले नहीं तो डब्बा सुबह मारे है अभी, कपड़ा लगता और 5-6 फीट ले ज्यादा पानी है मोर घर में। मुंगेली में भी बाढ़ से पूरे आसपास की जो निचली बस्तियां हैं वो डूब गया है, और डूबने की वजह से जो निचली बस्ती के रहवासी हैं, छोटे तबके के लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ में मैं नगर पालिका के सारे अपने टीम को ये मुनादी करने के लिए और प्रशासन से बात भी किए हम लोग कि जहाँ पर भी अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए और गरीब लोगों को भोजन का, रहने का व्यवस्था किया जाए, और एक हेल्पलाइन नंबर जारी भी कर रहे हैं। मुंगेली जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश से आगर नदी का जल स्तर बढ़ा है और पानी जो है लोगों के घरों में घुसने लगा है। हालांकि प्रशासन ने मुनादी कराई थी और लोगों को हिदायत दी थी कि वो अपने घरों से सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं, और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि कई वार्डों में पानी घुस चुका है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और ये आगर नदी के किनारे की बस्ती है, एक वार्ड है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत पानी अंदर घुस गए, बाड़ी डहर भी है, परेशानी है बहुत। कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं आ। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह प्रशासन यह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, सामानों को बाहर निकाल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है अंचलों में, उसके चलते आगर नदी में बाढ़ आ गया है और मुंगेली शहर का जो निचली बस्ती है उसमें पूरा पानी भर गया है। लोगों को आना जाना और उनका सामान का अस्त व्यस्त हो जाना, अपने सामान को दूसरे घर में ले जाके सुरक्षित करें। प्रशासन नाम की चीज़ यहाँ पर देखने को, न पुलिस प्रशासन न अधिकारी नहीं दिख रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है निश्चित तौर पर। और अपने भगवान भरोसे, प्राकृतिक भरोसे इन लोग बैठे हैं, और मेरा तो आग्रह है कि प्रशासन को यहाँ पर हर नागरिकों के पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। देख सकते हैं कि लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब बारिश थमे और कब लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं नदारद ही दिखाई दे रहा है। 17 साल का साथ, जिस दौरान हर सुख हर दुख में साथ खड़ा था, वो एक इशारे पर दौड़ लगा देने वाला, हर पल चौकस रहने वाला और वक्त आने पर जान लगा देने वाला विनी सबको छोड़कर दुनिया से चला गया। विनी डॉग नहीं, सदस्य था परिवार का। तभी तो उसके साथ को याद करते हुए घर वालों ने उसे अपनेपन के साथ ही विदा किया। 10 दिन हुए हैं इस परिवार में विनी नाम का एक सदस्य भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने का गम इस परिवार में है, तभी तो उसे दुनिया से अच्छे से रुखसत किया गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी और परिवार में गमी होने पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही विनी की भी अंतिम यात्रा निकाली गई, मुंडन कराया गया, और इस भावना के साथ कि वो जहां भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले, दशगात्र का भी आयोजन किया गया। उसका बहुत सारा नाम रखा हुआ था, बट उसको हम लोग प्रॉपर विनी के नाम से ही, मतलब वो सब लोग जानते थे उसको। और यादें तो हर फेस्टिवल में, हम लोग सब फेस्टिवल में वो सेलिब्रेट करता था, तो हर एक छोटी छोटी बड़ी हर यादें हैं उसके साथ में। और वो एक सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि वो हर पूजा में हमारे साथ शरीक होता था। कोरबा के ढोड़ी पारा वार्ड नंबर 15 में रहने वाले बालको संयंत्र के ठेकाकर्मी कन्हैया चौहान के परिवार का अभिन्न सदस्य था विनी। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार गम में डूब गया और सबने तय किया कि इंसानों की तरह ही उसे भी विदा करेंगे। क्योंकि वो हम लोग के घर में एक परिवार मेंबर की तरह था और मैं उसको हर साल राखी भी मानती थी, वो मेरे भाई की तरह था एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग सोचे, जब वो हमारे परिवार में सदस्य की तरह था और मैं जब उसको भाई की तरह मानती थी, तो हम लोगों ने फिर परिवार वालों ने डिसाइड किया कि हिंदू रीति रिवाज से उसके अंतिम संस्कार करेंगे, और जैसे सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी रस्में होती है, कस्टम्स होते हैं, वो सारे हम करेंगे। तो उसी लिए आज 10 दिन उसको हो गए एक्सपायर्ड हुए, तो उसी 10वें दिन के 10वें के रूप में उसके लिए मना रहे हैं। और इस वजह से हम लोग अपने रिश्तेदारों को कुछ और अपने जो हैं अपने पड़ोसी के लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं। चौहान परिवार के लिए विनी एक पालतू जानवर से काफी बढ़कर था।
परिवार की बिटिया मेघा उसे राखी बांधती थी, लेकिन इस बार की राखी पर विनी का साथ नहीं है। कुछ लोगों ने जहां परिवार के इस काम की तारीफ की तो कुछ हैरान रह गए। वैसे समय समय पर पालतू पशु पक्षियों के प्रति मानव के ऐसे व्यवहार के किस्से सामने आते रहते हैं और ये दर्शाते हैं कि मानव की दुनिया काफी बड़ी है और उसके सरोकार भी काफी मायने रखते हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं धार से। मध्य प्रदेश के धार में कारम डैम में मरम्मत का काम अभी भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि ये डैम जो है इसमें से पानी का रिसाव होने लगा था और ऐसे में खतरा बढ़ गया था। डैम के दोनों ओर से चैनल बना दिए गए हैं, जिसकी जानकारी न्यूज़ 18 लगातार दे रहा है कि कैसे चैनल बनाकर वहां से पानी को निकालने का काम चल रहा है। उधर आपको बता दें कि जो रिसाव हो रहा था उसको बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ से ताकि जो प्रेशर है पानी का वो कम किया जा सके, चैनल बना दिए गए। धीरे धीरे पानी की निकासी भी होने लगी है। डैम में पानी का प्रेशर अब कम हो रहा है, घट रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर ही मौजूद हैं। प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी भी मौके पर हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मरम्मत के काम में जुटी हुई है, यहां पर मौजूद है। होमगार्ड और राजस्व विभाग की टीम भी यहां पर मौजूद है। राहत और बचाव के काम में भी टीम लगी है। बांध की लंबाई 590 मीटर और ऊंचाई 52 मीटर है। अभी 15 एमसीएम पानी बांध में भरा हुआ है। एहतियात के तौर पर धार के 12 गांव खाली करा दिए गए हैं। खरगोन जिले के 6 गांवों को भी खाली कराया गया। सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कारम डैम में दरार के बाद दरअसल हड़कंप मचा था। देखो, जो स्लूस वाल वाला है वहां से तो पानी निकल रहा है, पर उसकी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो डैम है उसके राइट फ्लैंक में एक चैनल बना रहे हैं ताकि जिससे पानी जल्दी निकल सके। उम्मीद है कि अगले 2 घंटे के अंदर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इट विल बी स्टेप वाइज, 1-1 मीटर और नीचे जाते रहेंगे। सो इट विल बी ए कंट्रोल्ड रेगुलेटेड आउटफ्लो। कितना पानी है डैम में और कब तक निकलता है? डैम में यूं तो डेड स्टोरेज से को मिला दें तो लगभग 15 एमसीएम पानी है, बट अभी एक-एक मीटर करके दे जाएंगे और स्थिति को देखते रहेंगे। देखिए, पानी तो हम पूरा ही निकालेंगे टिल सब कुछ सेफ ना हो जाए। मतलब हमारी प्रायोरिटी अभी पानी नहीं है, सेफ्टी है। सारे गांव खाली करा दिए हैं, वहाँ हमारी फोर्सेज लगी हुई हैं और सबका रुकने का इंतजाम कर दिया गया है। दोनों ही जगह 12 गांव इधर, 6 गांव इधर। तो थिंग्स आर। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अरुण, पहले जब हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं लग रहा था कि खतरा अभी भी बना हुआ है जब तक वो चैनल नहीं बना लिए जाते और पानी की निकासी नहीं हो जाती। क्या अब हम कह सकते हैं कि खतरा खत्म हो गया है? लेकिन वो जो चैनल बनाए गए हैं उसका पानी जो निकलेगा वो कहां जाएगा? बिल्कुल, देखिए, दोनों तरफ से चैनल बनाए जा रहे हैं और जो एक तरफ से चैनल बना भी गया है और वहां से पानी निकल रहा है। पानी धीरे धीरे यहां से निकल रहा है, जिससे कि जो कारम नदी है उसमें वो बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि उससे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। एहतियातन जरूर 12 गांव खाली करा लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पानी को निकाला जा रहा है उससे बाढ़ आने की संभावना नहीं है, किसी भी गांव के डूबने की संभावना नहीं है। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का चैनल अभी बनाया जा रहा है और रात 11 बजे तक ये चैनल बनकर तैयार हो जाएगा और दूसरी तरफ से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। 1-1 मीटर नीचे इनको ले जाया जाएगा और धीरे धीरे सारा जो पानी है डैम का उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि किसी तरह का कोई बाढ़ जैसे हालात भी ना बने और पानी भी धीरे धीरे करके निकल जाए। तो इस तरह की कोशिशें अभी की जा रही हैं। मौके पर अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग का अमला मौजूद है। जो इंदौर के कमिश्नर है पवन शर्मा, वो खुद मौजूद है, आईजी मौजूद है और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी डैम पर अभी भी मौजूद है। और रात 11 बजे जब दूसरी तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तब कहा जाएगा कि हाँ, अब डैम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह की मरम्मत इसमें की गई है, जिस तरह का निर्माण कार्य इस डैम में किया गया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इस डैम को जब बनाया जा रहा था तब लापरवाही की गई है और जिस तरह से मिट्टी और पत्थर उसमें भरे गए हैं और कोई ठोस निर्माण नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार की भी इसमें कई बार शिकायतें की गई और कई महीनों से इसकी शिकायतें हो रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसी का नतीजा है कि आज लाखों लोग, एक तरह से देखा जाए तो उनकी जान है वो मुसीबत में पड़ने वाली थी। हालांकि अभी हो रही जिस थी तरह के हालात, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नौबत कहां तक आ गई है। सवाल यह है कि क्या जो दोषी हैं, जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया, उन्हीं पर कार्रवाई होगी या दोषी वो लोग भी हैं जिनके पास शिकायत पहुंची
लेकिन कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की, सुनवाई तक नहीं की। बिल्कुल सही बात है। इस मामले में जब शिकायत पहुंची तब जिम्मेदारों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना हालांकि होते होते बच गई, लेकिन अगर ये डैम फूट जाता तो इस पूरे इलाके में तबाही मच जाती, एक तरह से जल प्रलय आ जाता और बड़ी मुश्किल सरकार के लिए भी होती और आम लोग भी बड़ी संख्या में मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन ये तो अच्छा रहा कि बारिश रुक गई। बारिश का अलर्ट था, 24 घंटे से ज्यादा 24 घंटे बारिश होने की संभावना थी, लेकिन पिछले 12 घंटे से बारिश रुकी हुई है और यही वजह है कि डैम का जो मरम्मत का काम है वो हो पाया और दोनों तरफ चैनल बन पाए और पानी को निकाला जा सका। अगर बारिश होती तो ये निश्चित तौर पर ये बांध फूट जाता और उससे फिर तबाही, उसको कोई रोक नहीं पाता जिस तरह की तबाही इस बांध से होती। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर उनके ऊपर भी जिम्मेदार तो वो भी हैं जिन तक शिकायत पहुंची, जिन्होंने नजरअंदाज किया, सुनवाई तक नहीं की कि मामला क्या है। और आज कितनी नौबत क्या आ गई है हम देख रहे हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला, मंत्री, दो मंत्री वहां पर जुटे हुए हैं, सभी अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं, टीमें लगी हुई हैं ताकि कैसे भी करके इस लीकेज को रोका जा सके। बढ़ते हैं आगे। खंडवा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे का वीडियो वायरल होने के बाद मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि हिंदुवादी नेता अशोक पालीवाल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। दरअसल अशोक पालीवाल ने ही सोशल मीडिया पर विवादित नारे का वीडियो पोस्ट किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अशोक पालीवाल को जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। धमकी से गुस्साए संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कोतवाली थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। अब अशोक पालीवाल ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 153, 506 और 507 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विवादित नारे लगाने के मामले में भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी रखी है। पालीवाल है, ये महादेवगढ़ के संरक्षक है और इनके सहयोगी यहाँ थाने पर आए थे और उन्होंने लिखित शिकायत दी थी जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उनको किसी व्यक्ति ने जो है जान से मारने की धमकी दी और लिखित शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 153 और जान से मारने की धमकी धारा 507, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया। हरेंद्र हमारे संवाददाता खंडवा से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, ये मामला बेहद गंभीर है, शिकायत की गई है, जाहिर सी बात है कुछ सबूत भी दिए गए होंगे, उनके आधार पर पुलिस कितनी तेजी से ये जांच कर रही है, क्योंकि एक जान का सवाल है। बिल्कुल पुनीत, आपने सही फरमाया। जो मामला जो है काफी पेचीदा और काफी संवेदनशील मामला है, क्योंकि खंडवा पहले ही जो है संवेदनशीलता के मामले में नंबर 1 रहा है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से छोटी सी बात चिंगारी जो है वह बड़े बवाल का रूप ले लेती है, उसी का ये एक नमूना दिखा सकता है। हर बार त्योहार आते हैं, त्योहार के समय लोग खुशी खुशी सुकून से त्योहार मनाते हैं, लेकिन खंडवा में जब भी त्योहार आता है लोग डर से भयभीत हो जाते हैं। खंडवा में मुहर्रम के त्योहार के बाद में जब इस तरह के जो सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुए, सरतन से जुदा, उसके बाद हिंदुवादी लोगों ने सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की खिंचाई करना शुरू की। इसको लेकर के जब जिला प्रशासन की जब सोशल मीडिया पर जब टिप्पणी की गई, तब इस पर जो हिंदुवादी संगठन नेता अशोक पालीवाल है, उसे एक व्यक्ति, उसमें नाम नहीं है, आईडी फेक आईडी है हालांकि, उसने धमकी दी कि तुम्हारा भी सर इसी तरह तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। मामला में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए लोगों ने कोतवाली थाने का दोपहर घेराव किया। करीब 2 से 3 घंटे तक जब लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में धारा 553 के तहत अज्ञात कार्रवाई करके जांच की बात कही है। पुनीत, शुक्रिया आपका हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कब मिलेगा पीने का साफ पानी? स्कूल का टीचर कब आएगा? मेडिकल कॉलेज कब बनेगी? कब सुधरेंगी स्वास्थ्य? बाय बाय। इन पहाड़ों से टकराकर पूछे गए सवाल का जवाब सवाल ही बन लौट आता है। सब बदलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे के एक नए चैनल के साथ हम आ रहे हैं। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लोगों की आवाज बनकर 15 अगस्त शाम 7 बजे से हमारी पहुंच, आपकी ताकत।